नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। बजट सत्र के पहले ही दिन विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विधानमंडल की अवधि बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक रुख दिखाया। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सत्र शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया। जवाब में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्यपाल द्वारा 12 विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी देने के अगले दिन मंडल की अवधि बढ़ाने की बात कही तो विपक्ष के तेवर और कड़े हो गए। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बात अजित पवार के होठों पर आ गई कि 12 विधायकों के लिए विदर्भ मराठवाड़ा को बंधक बनाकर रखा गया है। नाराज विपक्ष ने इस मुद्दे पर सभा त्याग कर दिया। यह मुद्दा उठाते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार को बजट पेश करने से पहले विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विधानमंडल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया जाना चाहिए। 72 दिन बीत गए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह ध्यान रखिए कि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी महाराष्ट्र के ही लोग रहते हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसा मानकर ही बजट बनाएं कि विदर्भ मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विदर्भ मराठवाड़ा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार भी विदर्भ और मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने के पक्ष में है और कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है। लेकिन मुनगंटीवार ने कहा कि मौखिक तौर पर भरोसा देने से कुछ नहीं होता, इसलिए कानून बनाने की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन जेजे अस्पताल में लगवाई। इस मौके पर उनके साथ बेटी और सांसद सुप्रिया सूले मौजूद थी। चेकअप करने के बाद पवार और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड का टीका लगाया गया। उनके अलावा सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के एम्स में वैक्सीन ली थी। पवार कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले महाराष्ट्र के पहले राजनेता बन गए। नागपुर में 544 बुजुर्गों और 45 साल के ऊपर के 38 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाए। उधर नागपुर में तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत सोमवार से हो गई है। इसमें 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्गों के साथ 45 साल तथा 49 साल तक को भी वैक्सीन दी गई। 45 साल से ऊपर उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी गई जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। जिले में सोमवार को पहले दिन 45 साल से ऊपर वाले 38 और 60 वर्ष से ऊपर 544 लोगों को टीका लगाया गया। सोमवार को शहर के 11 केंद्रों में वैक्सीनेशन किया गया। सभी केंद्र मनपा के थे। किसी निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन नहीं किया गया। 11 केंद्रों में 1283 में से 1045 लोगों को टीका दिया गया। इसमें से 45 साल के ऊपर के 23 और 60 साल से ऊपर के 417 लोगों ने टीका लिया। इसके साथ ही 336 स्वास्थ्य कर्मी और 125 फ्रंटलाइन वर्कर ने पहला डोज लिया। 144 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया गया। इस तरह शहर में कुल 81.44% टीकाकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कृषि राज्य मंत्री विश्वजीत कदम की पत्नी स्वप्नाली कदम से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 घंटे पूछताछ की। दोपहर 2 बजे ईडी के दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस पहुंची स्वप्नाली जांच एजेंसी के सवालों के जवाब देने के बाद शाम 7 बजे के बाद बाहर निकली। स्वप्नाली पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले की बेटी है। इस मामले में भोसले, उनकी पत्नी गौरी और बेटे अमित से भी ईडी फेमा कानून के तहत पहले पूछताछ कर चुकी है। स्वप्नाली को जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन वे उस समय जांच एजेंसी के सवालों के जवाब देने हाजिर नहीं हुई थी। आयकर विभाग भी भोसले के मुंबई और पुणे स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है। स्वप्नाली से विदेश में जमीन खरीदने से जुड़े मामले में पूछताछ की है। इसी मामले में उनके भाई से भी पूछताछ की गई थी। ईडी को शक है कि लंदन और दुबई में संपत्तियां खरीदने के लिए भोसले परिवार ने अवैध रूप से 50 करोड़ रुपए विदेश में भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पिछले 24 घंटे में जिले में 8053 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 877 नमूने पॉजिटिव आए। इसके साथ ही 6 लोगों की मौत हुई और 686 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कुल संक्रमितों की संख्या 1,50,665, कुल मृतक 4,341 और कुल डिस्चार्ज 1,37,886 हो गए हैं।
सोमवार को विदर्भ के 7 जिलों में पिछले सप्ताह की अपेक्षा कोरोना मरीजों की संख्या कुछ कम रही। अमरावती में 10 लोगों ने कोरोना से जूझते हुए दम तोड़ दिया। साथ ही 699 नए मरीज भी पाए गए। मरीजों की बढ़ती तादाद के कारण लगाए गए लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों में तीव्र असंतोष देखा गया। शहर के विभिन्न व्यवसायी संगठनों के पदाधिकारियों और लॉकडाउन विरोधी व्यापार व रोजगार समिति ने जिलाधीश शैलेश नवाल से मुलाकात कर लॉकडाउन रद्द करने तथा मंगलवार से व्यवसाय शुरू करने की चेतावनी दी है। वर्धा में 2 तथा यवतमाल में 3 लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार चंद्रपुर में 22, गढ़चिरौली में 15, गोंदिया में 10 तथा भंडारा में 26 नए मरीज पाए गए। उधर जलगांव जिले में सोमवार को कुल 396 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 120 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 2779 मरीजों का अस्पताल में उपचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुंबई में 12 अक्टूबर को बिजली गुल होने के मामले में साइबर हमले की आशंका है। इस मामले में राज्य सरकार को प्राथमिक रिपोर्ट मिली है, उसमें इसी ओर इशारा किया गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मालवेयर सिस्टम में डालने के सबूत मिले हैं। साथ ही 8 GB डाटा विदेश सर्वर से MSEB के सर्वर में डाले जाने की आशंका है। ब्लेड लिस्टेड IP के जरिए MSEB के सर्वर में लॉगिन करने के भी कोशिश करने के सबूत मिले हैं। इस जांच से जुड़े रिपोर्ट देशमुख ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को सौंपी है। देशमुख ने कहा है कि 12 अक्टूबर को बिजली फेल होने के चलते मुंबई लकवाग्रस्त हो गई थी। लोकल ट्रेन, स्टॉप मार्केट, अस्पताल के साथ सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। 28 फरवरी को अमेरिकी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में चीन के हैकरों द्वारा मुंबई के बिजली वितरण व्यवस्था में मालवेयर डालने की आशंका जताई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अमेरिकी अखबारों ने भी यह खबर छापी है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के साथ विशेषज्ञों की टीम की जांच में भी साइबर हमले होने की आशंका सामने आई है। देशमुख ने कहा, फिलहाल विधानमंडल का अधिवेशन चल रहा है। इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश किया जाएगा। बता दें कि साइबर हमले के बाद मुंबई के ज्यादातर इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली गुल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर बुलाई गई बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री के शामिल न होने पर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल किया कि क्या भाजपा मराठा आरक्षण नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि पहले इस बैठक में शामिल होने पर सहमति जताने वाले मंत्री आखिर बाद में वादे से मुकर क्यों गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई के पूर्व इसको लेकर रविवार को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी ऑनलाइन जुड़ना था, लेकिन बाद में वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। सावंत ने इस बात पर हैरानी जताई कि पहले बैठक में शामिल होने पर सहमति दे चुके मंत्री राज्य सरकार का मत जानने के लिए समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं को भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई वाले भाजपा सरकार ने मराठा समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड के कारण कई तरह की व्यवस्था प्रभावित हुई है। कोविड के कारण देहदान भी नहीं हो रहे हैं। देहदान करने के लिए मेयो और मेडिकल अस्पताल में परिजन गए तो अस्पताल वालों ने शव लेने से मना कर दिया। अस्पताल के संबंधितों का कहना है कि कोविड के कारण शव नहीं ले सकते। जानकारी के अनुसार रूपचंद ढाबरे का 81 वर्ष की उम्र में रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 20 वर्ष पहले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में देहदान करने के लिए फॉर्म भरा था। रविवार को उनका निधन होने के बाद परिजनों ने मेडिकल अस्पताल में बात की तो उनका कहना था कि मृत्यु हुए 5 घंटे हो चुके हैं, तो पहले किसी निजी डॉक्टर से मृत्यु का प्रमाण पत्र लीजिए। मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई, इसका प्रमाण पत्र लीजिए। इसके बाद कोविड की जांच करानी होगी। जांच में यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम बॉडी लेने पर विचार कर सकते हैं। इस पर परिजनों ने कहा कि हम अस्पताल में शव लेकर आते हैं, वहीं पर आप जांच कर लीजिए। यदि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आती है
तो आप शव को रख लीजिएगा और पॉजिटिव आती है तो आप ही अंतिम संस्कार कर दीजिए, आप ही अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। अस्पताल वालों ने इससे मना कर दिया और कोविड के कारण शव लेने से मना कर दिया। हालांकि इस पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोविड के कारण देह लेने में विद्यार्थियों और डॉक्टरों को भी रिस्क है, इसलिए कोई भी बॉडी नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक कर्ज जारी करने से जुड़े कथित घोटाले मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले राज्य के महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दावा किया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि इस प्रकरण की जांच या तो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी जाए अथवा सीबीआई को। अदालत ने इस आग्रह पर विचार करने के बाद मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच कर निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। ऐसे में अब दोबारा एक ही विषय की जांच फिर सीबीआई को सौंपने की मांग करना गलत है। इस लिहाज से यह सुनवाई योग्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।